नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, जीडीसी, पीजीटी और साथ में एनटीए नेट के हिसाब से समाज शास्त्र की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एक क्लास कल हुई थी और आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। जो भी लोग तैयारी करते हैं लगातार चैनल पर बने रहें और अपना अध्ययन जारी रखें और सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समाज शास्त्र की विषय वस्तु। समाज शास्त्र की विषय वस्तु है ना। क्या है समाज शास्त्र की विषय वस्तु, है ना। देखिए, विषय वस्तु का संबंध उस निश्चित सीमा से है जिसके अंदर रहकर समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कोई भी विषय वस्तु है ना, तो उसकी एक एक निश्चित सीमा है, एक दायरा है, उसी में रह करके समाज वैज्ञानिक अपना अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम समाज शास्त्र के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसमें अन्य विषयों को शामिल नहीं करेंगे, एक समाज शास्त्र का दायरा फिक्स रखेंगे। वही बात बताई जा रही है, विषय वस्तु का संबंध उस निश्चित सीमा से है जिसके अंदर रहकर समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। जो पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा अच्छे हैं उन पर मैं फोकस ज्यादा करूंगा। समाज शास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी विषयों को गिन्सबर्ग ने निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि समाज शास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी विषयों को गिन्सबर्ग ने निम्नलिखित 4 भागों में 4 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। पहला देख लीजिएगा कौन सा है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, है ना, सोशल मार्फोलॉजी। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मार्फोलॉजी, यह समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे संबंधित है, समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है ना। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र किससे संबंधित है, तो समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित है। क्लियर रहिएगा, यह समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है ना। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, सामाजिक नियंत्रण। दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीत, कानून, धर्म, नैतिकता तथा फैशन। अब देखिए, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये प्रश्न आपसे बनेगा कि सामाजिक नियंत्रण, है ना, दिया ये सब किसने है, गिन्सबर्ग ने दिया है। पहला था क्या, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मार्फोलॉजी। इसमें आपने देखा था कि जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे, है ना, वाली सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का अध्ययन, ये सब सम्मिलित था। इसमें सामाजिक नियंत्रण में क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन, जो हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, को व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुछ प्रथाएं हैं वो वास्तव में सोशल कंट्रोल में आती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ परंपरा है कि हम अपने माता और पिता का आदर करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये हमारी एक परंपरा भी है, प्रथा भी है। जनरीतियां, है ना, कानून भी बना हुआ है कि अगर आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में खर्चा नहीं दे रहे हैं या उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। धर्म भी यही कहता है कि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो क्या होगा, आपको पुण्य प्रताप होगा और आपकी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। नैतिकता भी आपकी यही है कि अपने माँ बाप या बड़ों की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, क्या है, नैतिकता। और तथा फैशन आदि
का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से, और ये जीवन को व्यवस्थित और नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करता है। अगला है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस, इसके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं, जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, है ना। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं? इसके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं? विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, ये सब किस में आ जाएगा? सोशल प्रोसेस में आ जाएगा। याद रखिएगा। अगला है अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र हो गया। सामाजिक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, है ना। अभी 1 मिनट में चीजें सही हो जाएंगी। अगला है सामाजिक व्याधिकी, सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं अथवा समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध। जैसे क्या हो जाएगा? अपराध। जैसे क्या हो जाएगा? अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन, इसी प्रकार की अनेक दूसरी समस्याएं आदि, है ना। इनका सबका अध्ययन किसमें किया जाएगा? सामाजिक व्याधिकी में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा भैया? तो क्या बताएंगे? सामाजिक व्याधिकी में। अब ये चीज आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि गिन्सबर्ग ने क्या किया? गिन्सबर्ग ने निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है ना। पहला क्या हो गया था आपका? सामाजिक, पहला क्या हो गया था? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा था सामाजिक नियंत्रण, तीसरा था सामाजिक प्रक्रियाएं, है ना। तीसरा क्या था? सामाजिक प्रक्रियाएं। और फिर अगला क्या था? सामाजिक व्याधिकीय। अगला क्या हो गया था? सामाजिक व्याधिकीय, है ना। अब देखिए दुर्खीम क्या कहते हैं दुर्खीम क्या कहते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी तो गिन्सबर्ग के बारे में आप लोगों ने समझा है, गिन्सबर्ग ने जो बताया है। अगला दुर्खीम के बारे में समझ लीजिएगा। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। गिन्सबर्ग ने 4 और दुर्खीम ने 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। पहला क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र। अब सोशल मार्फोलॉजी इसके अंतर्गत ये भी बताते हैं कि सामाजिक संगठन, है ना, उसका संबंध जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न संस्थाओं पर जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव और सामाजिक संगठन से उसका संबंध, जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्या है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, है ना। फिर क्या है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात करते हैं। कौन करता है? दुर्खीम। कौन करता है? दुर्खीम। इस शाखा के अंतर्गत विषयों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने तथा उसे समझने के लिए आवश्यक है, जैसे कानून, धर्म, भाषा, पारिवारिक जीवन। फिर है दुर्खीम बताते हैं सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। यह समाज शास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कार्य सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करना तथा उन सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना? यहां तक बात समझ में आई?
अब ध्यान दीजिएगा, मैनहीम क्या कहते हैं, मैनहीम का समझ लीजिएगा। मैनहीम ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। अब देखिए, गिन्सबर्ग ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में, दुर्खीम ने 3 भागों में, और साथ में कार्ल मैनहीम है, ये समाज शास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र। यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करता है। यह कारक चाहे किसी भी प्रकार के समाज से संबंधित हो, है ना। यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करता है। यह कारक चाहे किसी भी प्रकार के समाज से संबंधित हो। इसकी बात, व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र की बात कौन करता है, तो क्या बताएंगे, कार्ल मैनहीम। दूसरा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। यह 2 भागों में विभाजित है। प्रथम में क्या है, तुलनात्मक समाजशास्त्र, तथा द्वितीय में क्या है, सामाजिक गत्यात्मकता, है ना। ऐतिहासिक समाजशास्त्र 2 भागों में विभाजित है। कौन बता रहा है, गिन्सबर्ग बता रहे हैं, सॉरी मैनहीम बता रहे हैं कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र 2 भागों में विभाजित है। पहला क्या हो जाएगा, तुलनात्मक समाजशास्त्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक गत्यात्मकता। अब देखिए, तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है। देखिए, तुलनात्मक समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है, जबकि सामाजिक गत्यात्मकता वह शाखा है जो एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। याद रखिएगा, तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है, जबकि सामाजिक गत्यात्मकता वह शाखा है जो एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। याद रखिएगा, एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। और तुलनात्मक समाजशास्त्र क्या करता है, ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना, है ना, और तुलना करता है। तुलनात्मक समाजशास्त्र जो इतिहास के तथ्य हैं उनके आधार पर विवेचना और तुलना करता है, जबकि सामाजिक गत्यात्मकता क्या कहता है, एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। क्लियर है ना। तो ये था समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ये क्या था, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। अब समाजशास्त्र का क्षेत्र देख लीजिएगा। समाजशास्त्र का क्या क्षेत्र हो जाएगा, है ना, समाजशास्त्र का क्षेत्र, है ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र का मतलब समझ लीजिए, आप जैसे आपका क्षेत्र है, मान लीजिए आप लखीमपुर खीरी के हैं, है ना, तो आपका क्षेत्र कहां तक है, वैसे हर एक विषय का भी क्षेत्र अपना डिवाइड है। तो क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। मुख्यतः समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों को देखें तो इन लोगों ने अपने विचार जो दिए हैं वो कितने भागों में डिवाइड हैं, 2 भागों में। पहला क्या हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसे फॉर्मल स्कूल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री कौन है, जॉर्ज सीमेल। यह याद रखिएगा, प्रवर्तक पूछा जाएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय का तो कौन है, सीमेल।
स्वरूपात्मक सीमेल, याद रखिएगा स्वरूपात्मक सीमेल, स्वरूपात्मक या फॉर्मल स्कूल के प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताएंगे, जॉर्ज सीमेल हैं। इसके प्रमुख समर्थक और कौन कौन से हैं, तो क्या बता देंगे, जैसे क्या हो जाएंगे आपके वीरकांत, कौन है, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानीज। अब देखिए सीमेल प्रवर्तक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के, ये क्लियर रहिएगा। साथ में वीरकांत, वी से, वान वीज, वी से, मैक्स वेबर देखेंगे तो ये भी वेबर को वी मान लीजिएगा, और टानीज क्या, टी से मान लीजिएगा। तो इसका एक ट्रिक बनाए रखिएगा, क्या बनाए रखेंगे, वी 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 टी, है ना, या इसी को क्या कह सकते हैं, वी क्यूब टी, है ना। जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, वान वीज, वेबर, टानीज, क्या हो जाएगा, वीरकांत, वान वीज, वेबर, टानीज। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है और कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है ना, दोनों के थिंकर दे दिए जाते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जॉर्ज सीमेल, और इसमें याद क्या रखेंगे, वीवीटी, वीरकांत, वान वीज, वेबर और टानीज। प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताएंगे, प्रवर्तक कौन है, सीमेल है। अब ध्यान दीजिएगा, इस संप्रदाय के लोग समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान, याद रखिएगा, इस संप्रदाय के लोग समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान, विशिष्ट की बात की जा रही, विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र या विशेष विज्ञान है ना। समाज शास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अब कुल मिलाकर के जब भी आपसे पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र का क्षेत्र, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि विद्वानों ने समाज शास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा क्या हो जाएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय, मतलब फॉर्मल स्कूल, और दूसरा क्या है, सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक कौन है, जॉर्ज सीमेल हैं, और इनमें अन्य समर्थक जो हैं वीरकांत हैं, वान वीज हैं, मैक्स वेबर हैं और टानीज हैं। ये लोग कहते हैं कि समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है ना, और ये स्वतंत्र है और विशेष विज्ञान है। जैसे हर विषय अपने आप में स्वतंत्र है, वैसे समाज शास्त्र भी क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। क्लियर है ना। दूसरी बात समझ लीजिएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय वाले क्या मानते हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय वाले क्या मानते हैं। पहली बात तो इसके प्रमुख समर्थक में कौन कौन हो जाएगा, सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस और गिन्सबर्ग। वहां पर आपने देखा है कौन कौन था, वीरकांत, वान वीज, टानीज, सीमेल, है ना, ये सब थे। और समन्वयात्मक संप्रदाय में सिंथेटिक स्कूल में कौन है, सोरोकिन है, दुर्खीम है, हाबहाउस हैं, गिन्सबर्ग हैं। इस संप्रदाय के लोग समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। याद रखिएगा, इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं, सामान्य विज्ञान मानते हैं, है ना। ये लोग क्या मान रहे हैं, समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। और यहां पर स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं, समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, है ना। समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। सामान्य विज्ञान का तात्पर्य है कि यह समाज की कुल विशेष दशाओं का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसका कार्य संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम के हिसाब से जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, चाहे जीडीसी हो, पीजीटी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या एनटीए नेट में हो, आपसे यही पूछा जाएगा कि स्वरूपात्मक या फॉर्मल स्कूल के प्रवर्तक कौन है, जॉर्ज सीमेल हैं, और प्रवर्तक के साथ साथ जो अन्य सहयोगी हैं या समर्थक हैं उसमें कौन कौन है, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानीज। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग समाज शास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं,
दूसरा पूछा जाएगा समन्वयात्मक संप्रदाय में कौन है? सिंथेटिक स्कूल में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस और गिन्सबर्ग। ये लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। इतना याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। प्रश्न यहीं से बनेगा, बाकी चीजें तो आपकी समझ में आ ही रही हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख सीमाएं हैं। समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की आधारभूत विशेषताओं का। ये जो लिमिटेशंस हैं समाजशास्त्र की, उनके बारे में बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव समाज की, है ना, समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की आधारभूत विशेषताओं का। दूसरा क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र किसी विशेष समाज की विशिष्ट दशाओं का अध्ययन न करके समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है। अगला है, समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का नहीं। ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे इसमें आपको बताया गया है कि पशु समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। दूसरा बता दिया गया है कि समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, किसी विशिष्ट दशा का कोई अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जा रहा है। तीसरा बता दिया गया है कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का तो अध्ययन होता है कि हम समाज में अपना व्यवहार कैसा कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन इसमें नहीं किया जा रहा है। भाई, व्यक्ति का एक व्यक्तिगत व्यवहार भी होता है और सामाजिक व्यवहार भी होता है। समाज में हो सकता है वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखा रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या हो, उसके अंदर कुछ न कुछ निकृष्टता भरी हो, है ना। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि पॉल एच लैंडिस का कथन है कि विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। ये किसने कहा है? पीएच लैंडिस। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। किसने कहा? पॉल एच लैंडिस का कथन है कि विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो, है ना। इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति, देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में दो पक्ष पाए जाते हैं। प्रथम, वे जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। द्वितीय, वे जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को क्या मान रहे हैं? विज्ञान मानते हैं, और कुछ लोग विज्ञान मानने से क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विचारक हैं वो क्या क्या कहते हैं, समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, और कुछ लोग कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो जो लोग समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं उनका क्या कहना है? समाज शास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाज शास्त्र ये ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा, समाज शास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। बात सही है, समाज शास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। समाज शास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है। समाज शास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती, यही विज्ञान में भी तो किया जाता है। समाज शास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। अगला है, समाज शास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाज शास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। ये लोग कहते हैं जो समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, अवलोकन करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करके हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। समाज शास्त्र में क्या है का उल्लेख करते हैं, इसमें कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाज शास्त्रीय सिद्धांत भी बनाए जा सकते हैं। समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। ये कहते हैं जो भी समाज शास्त्रीय सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये लोग कहते हैं समाज शास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता
है। जो लोग विज्ञान मानते हैं ये बात बताते हैं। अब देखिए समाज शास्त्र पर क्या क्या, जैसे समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाने वाले विचारकों की आपत्तियां निम्नलिखित हैं। ये कहते हैं वैचारिकता का अभाव है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता है, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति है, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है। विज्ञान बनाने वाले कहते हैं कि सार्वभौमिकता है, जबकि ये जो विज्ञान नहीं मान रहे हैं वो कहते हैं कि सार्वभौमिकता का अभाव है। दूसरा कहते हैं सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई है। बात दोनों लोगों की सही है ना। आप देखेंगे तो कठिनाई तो है भाई, सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई है, कार्य कारण संबंध का अभाव है ना। समाज शास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, विज्ञान में प्रयोगशाला है, प्रूव कर सकते हैं कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। समाज शास्त्र में भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, मतलब समाज शास्त्र के माध्यम से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये लोग लिमिटेशंस बताते हैं कि इस आधार पर हम विज्ञान अभी नहीं मान सकते हैं समाज शास्त्र को। अब देखिए वास्तविक प्रकृति क्या हो सकती है उसको समझिएगा। वास्तविक प्रकृति, समाज शास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट वीरस्टीड, इनको याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट वीरस्टीड का मत है कि, क्या मत है इनका? इनका कहना है समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान, है ना। समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान। दोनों कथन पूछे जाएंगे आपसे। समाज शास्त्र परिभाषा के रूप में ऐसे ही दे दिया जाएगा कथन कारण के रूप में कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। किसने कहा? रॉबर्ट वीरस्टीड ने। समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाज शास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। क्लियर है ना। दूसरी बात समझ लीजिएगा, यहां पर जो मैंने आपको बताया है ना, प्रकृति के बारे में, अगला है आपका समाज शास्त्र का विकास, है ना। समाज शास्त्र का विकास, देखिए इसको हम लोग कल करेंगे। अभी आप रेगुलर बने रहिए और भी चीजें बेहतर होंगी, है ना, ये पूरी उम्मीद रखिए। और इसमें फैक्चुअल चीजें आपकी कवर हो रही हैं, बाकी थ्योरी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हम कराने का प्रयास करेंगे। बस आप साथ में लगे रहिए। आज के लिए धन्यवाद।